अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ 2010 अक्टूबर नवंबर पेपर 1-2 ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलें बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन है, अ बॉक्स हैज एन इंटरनल वॉल्यूम ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब। व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द क्लोज्ड बॉक्स, द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द बॉक्स इज 520 सेंटीमीटर क्यूब। The density of the object is 8 gram per centimeter cube. What is the mass of the object? इस बॉक्स का इंटरनल वॉल्यूम हमें बता दिया गया है 1000 है, और जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं तो जो रिमेनिंग एयर है उसका वॉल्यूम 520 सेंटीमीटर क्यूब है, और हमने इस ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करना है। तो मास कैलकुलेट करने के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों का पता होना चाहिए। इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी तो हमें गिवन है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। उसको मैं VO का नाम दे देता हूँ। VO मीन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरह फाइंड कर सकते हैं? अब देखें, इस टोटल बॉक्स का इंटरनल वॉल्यूम हमें पता है 1000 है, और इस एयर का वॉल्यूम 520 है। तो अगर मैं टोटल इंटरनल वॉल्यूम में से इस एयर के वॉल्यूम को रिमूव कर दूं तो बाकी जो हमारे पास वॉल्यूम बचेगा वो इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का रह जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं, 1000 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि 520 है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा 480 सेंटीमीटर क्यूब। अब मास किस तरह कैलकुलेट करना है? हमने डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मीन मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहां से मास कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वॉल्यूम को वहां जाकर मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास जो मास का इंटीग्रेटेड फॉर्मूला है वो आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों चीजें हमें गिवन है। डेंसिटी हमें पता है 8 है और वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया 480 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा 3840। ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेटर पर। कैलकुलेट करें इसे और आपके पास आंसर आ जाएगा ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। 12th, a uniform meter roll is balanced by a 4 Newton weight as shown in diagram। यहाँ पर एक डायग्राम शो की गई है जिसपे ये पिवट पॉइंट है जहां पर एक मीटर रोल को बैलेंस किया गया है, और इसके लेफ्ट साइड पर 4 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जा रही है, और राइट साइड पर मीटर रोल का वेट है जिससे मीटर रोल बैलेंस हो गया है। हमने ये देखना है कि मीटर रोल का वेट कितना है, वो फाइंड करना है हमने। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई होगा। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो कि इस डायरेक्शन में होगा इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट जो कि राइट साइड पर है। दोनों मूवमेंट्स इक्वल होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो मूवमेंट है उसे किस तरह कैलकुलेट करेंगे। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम पिवट पॉइंट जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड का मूवमेंट है वो होगा F1 या फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस फ्रॉम पिवट पॉइंट, जिसे मैं R का नाम देता हूँ, R1 का नेम दे देते हैं इसे। और राइट साइड पर जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस हो रहा है वेट की वजह से, मीन W मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम पिवट पॉइंट मीन R2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो R1 है वो 10 सेंटीमीटर है इस फोर्स का डिस्टेंस। तो वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स हमारे पास 4 न्यूटन है और R1 जो डिस्टेंस है पिवट पॉइंट से इस फोर्स का वो है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वेट हमने कैलकुलेट करना है और R2 कितना है। अब जो वेट का एक्टिंग पॉइंट है वो होता है मिडल ऑफ द मीटर रोल। अब मीटर रोल का मिडल 50 सेंटीमीटर है, लेकिन हमने इसका डिस्टेंस पिवट पॉइंट से लेना है। पिवट पॉइंट से कितना डिस्टेंस है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो पिवट पॉइंट से जो वेट के एक्टिंग का जो डिस्टेंस है वो है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 40 पुट करूंगा मैं, और इसे कट आउट करके हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा? वेट हमारे पास 1 न्यूटन आ जाएगा। तो फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। The tubes inside solar heating panels use the sun's radiation to warm water. Why are the tubes painted black? अब जो सोलर हीटिंग सिस्टम होता है उसमें हम ट्यूब्स का कलर ब्लैक रखते हैं। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि हमने सनलाइट की रेडिएशन को मैक्सिममली अब्सॉर्ब करना होता है, जिससे जो इनसाइड वाटर है वो हीट अप हो जाएगा। अगर रेडिएशन अब्सॉर्ब नहीं होंगी तो वाटर हीट अप कैसे होगा? तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। ब्लैक सरफेस अब्सॉर्ब रेडिएशन वेल, यस, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, लेकिन मैं सेकंड ऑप्शन रीड करूंगा ताकि समझा सकूं कि वो करेक्ट क्यों नहीं है। ब्लैक सरफेस कंडक्ट हीट वेल, नो, अगर ब्लैक सरफेस वेल कंडक्टर ऑफ हीट होती तो ब्लैक प्लास्टिक आई थिंक गुड कंडक्टर होती, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ब्लैक प्लास्टिक तो कंडक्ट करती नहीं है, तो कंडक्शन का कलर से कोई रिलेशन है ही नहीं, तो बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सी है ब्लैक सरफेस इमिट्स रेडिएशन वेल, नो, ब्लैक सरफेस गुड अब्सॉर्बर है, गुड एमिटर नहीं है। डी ऑप्शन है ब्लैक सरफेस रिफ्लेक्ट रेडिएशन वेल, नो, ब्लैक सरफेस रेडिएशन तो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अ लिक्विड इवेपोरेट्स रैपिडली, व्हाई डज दिस कॉजेज इट टू कूल? हम पहले भी एक पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल इस बाउल में लिक्विड है, अब इस लिक्विड में हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स है जिनको मैंने रेड डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये रेड डॉट्स जब हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स सरफेस की तरफ मूव करेंगे तो ये एनर्जी ज्यादा होने की वजह से सरफेस से इवेपोरेट हो जाएंगे, जिसे इवेपोरेशन कहते हैं। अब जब इवेपोरेशन हो रही है तो इट्स मीन हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स लिक्विड से इमिट होकर एयर में जा रहे हैं, तो लिक्विड में लो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, जिसकी वजह से लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर रीजन को रीड करते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स रिमूव हीट बाय कांटेक्ट विद द लिक्विड सरफेस, नो, इवेपोरेशन के प्रोसेस में जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है वो एयर की वजह से नहीं बल्कि इवेपोरेशन की वजह से होता है। एनर्जी इज लॉस्ट बाय कन्वेक्शन करंट्स, नो, सम ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स लीव द लिक्विड, यस, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स लिक्विड को लीव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करते हैं। अ हॉट लिक्विड इज poured into a beaker. The graph shows how its temperature changes as it goes toward room temperature. Which process are taking place at region X? तो यहाँ पर X रीजन का हमने स्टडी करना है कि X रीजन पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है। जब लिक्विड को कूल डाउन कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आके टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ऐसा कौन सा प्रोसेस हुआ कि जिसने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया और उस प्रोसेस के बाद दोबारा से टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो गया? तो हम ऑप्शंस को रीड करते हैं। बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, नो, लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। बी, कंडेंसेशन ओनली, कंडेंसेशन तो थ्रू आउट द प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर भी आपका लिक्विड कंडेंस हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है, इसे कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन तो थ्रू आउट द प्रोसेस हो रही है, इस जगह पर ऐसा खास प्रोसेस क्या हुआ है, चेंजिंग क्या है, वो हमने देखनी है। सी ऑप्शन है इवेपोरेशन ओनली। अब इवेपोरेशन टेम्परेचर ज्यादा होने पर ज्यादा होती है, अब यहाँ पर इवेपोरेशन ज्यादा थी, उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं किया। अब जैसे से कोल्ड हो रहा है आपका लिक्विड, इवेपोरेशन डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बैलेंस होगा, तो इवेपोरेशन भी कॉज नहीं है यहाँ पर। फोर्थ ऑप्शन को रीड करते हैं। सॉलिडिफिकेशन एंड इवेपोरेशन, यस, एक्चुअली जब लिक्विड सॉलिडिफाई होता है तो उसकी डिक्रीज इन एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल्स को सॉलिड में चेंज कर देती है, टेम्परेचर को चेंज नहीं करती। तो जो हीट इमिट हो रही है वो लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रही है, टेम्परेचर डिक्रीज करने में यूज नहीं हो रही। तो इस वजह से इस पॉइंट पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है और जब ऑब्जेक्ट सॉलिडिफाई हो जाएगा उसके बाद टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। और सॉलिडिफिकेशन के प्रोसेस में इवेपोरेशन भी होती है। इसकी एग्जांपल है ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, जो कि वाटर का होता है 0 सेल्सियस पर। वाटर लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में भी प्रेजेंस होती है और इवेपोरेट भी हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वो इवेपोरेट्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो कि हाई एनर्जेटिक होते हैं। 16 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज कॉज्ड बाय द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन हीटेड? थर्मल एक्सपेंशन के इफेक्ट देखना हमने। ए ऑप्शन है अ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन। फर्स्ट थिंग ही रॉन्ग है, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। हीट करने से कभी भी रेजिस्टेंस में डिक्रीज नहीं आता, तो इस ऑप्शन को मैं रीड करना पसंद नहीं करूंगा। बी ऑप्शन है अ राइज इन द प्रेशर ऑफ गैस ट्रैप्ड इन अ गैस सिलेंडर प्लेस्ड इन हॉट वाटर। अब देखें, जब आप सिलेंडर को हॉट वाटर में रखेंगे तो जिसकी वजह से सिलेंडर एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सपेंशन की बात हो रही है। सिलेंडर एक्सपैंड होगा तो गैस जो है उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। सी है द ब्लोइंग ऑफ द फ्यूज इन द सर्किट व्हेन द करंट बिकम टू लार्ज। ये ऑप्शन करेक्ट है। वो कैसे? जब सर्किट में से लार्ज करंट ऑफ अमाउंट पास होता है तो फ्यूज में हीट इमिट होती है और वो हीट फ्यूज में लगी हुई स्ट्रिप को
एक्सपेंड करती है और एक्सपेंशन की वजह से फ्यूज की स्ट्रिप बेंड हो जाती है और उस सर्किट को ब्रेक कर देती है, जिसे हम कहते हैं ब्लोइंग ऑफ फ्यूज, और सर्किट जो है ब्रेक हो जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ नंबर 17 है, द डायग्राम शोज अ क्लिनिकल थर्मामीटर, ओके, व्हिच फैक्टर अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द थर्मामीटर। फर्स्ट ऑप्शन है द कंस्ट्रिक्शन, नो, कंस्ट्रिक्शन का सेंसिटिविटी से कोई रिलेशन नहीं है। बी ऑप्शन है द डायमीटर ऑफ द बोर, यस, जो बोर का डायमीटर है वो इफेक्ट करता है सेंसिटिविटी को। अगर बोर का डायमीटर कम होगा तो यहाँ जो मरकरी है उसको लेस टाइम चाहिए यहाँ पर रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए। जब हम बोर का डायमीटर कम करते हैं तो मरकरी को भी डिक्रीज करना पड़ता है, और मरकरी डिक्रीज होगी तो हमारा थर्मामीटर जल्दी हीट अप होगा और रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा। तो इसलिए बोर का डायमीटर सेंसिटिविटी पर इफेक्ट करता है। तो बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। सी ऑप्शन क्या है, द लेंथ ऑफ द ग्लास ट्यूब, नो, अगर लेंथ ज्यादा होगी तो थर्मोमीटर की मरकरी को रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, जो कि सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर देगा। द थिकनेस ऑफ द ग्लास ट्यूब, देखें ग्लास ट्यूब की थिकनेस का सेंसिटिविटी से कोई रिलेशन नहीं है। हमें ग्लास ट्यूब यूज करते हैं जस्ट टू मेक थर्मोमीटर इंसुलेटर, ताकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर थर्मामीटर पर इफेक्ट ना करे। तो उसके लिए आप जितना भी थिक थर्मामीटर बना देंगे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, द एनर्जी आउटपुट ऑफ अ जनरेटर डिपेंड्स ऑन इट्स एफिशिएंसी एंड द एनर्जी इनपुट, व्हिच सेट ऑफ वैल्यूज इज करेक्टेड। हमारे पास आउटपुट और इनपुट है एक सिस्टम की, एक जनरेटर की, और उसकी एफिशिएंसी बताई गई है। तो हमने बताना है कि कौन सी वैल्यू करेक्ट है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला, जो कि होता है ईटा इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। आउटपुट 25 है डिवाइडेड बाय 50, अगर हम करेंगे तो आंसर आता है 0.25। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसने एफिशिएंसी 0.1 बताई है। सेकंड एमसीक्यूज देखते हैं, आउटपुट 6 है डिवाइडेड बाय इनपुट 30 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.2। तो ये एफिशिएंसी करेक्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन में भी 30 डिवाइड बाय 120 करेंगे तो 0.4 नहीं आता। इसी तरह 24 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 0.6 आंसर नहीं आता। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। When one radium nucleus decays, its mass decrease by 8.8 × 10⁻³ kg. How much energy is equivalent to this loss in mass? Speed of light हमें बता दी गई है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन से, जो कि है E = mc²। m की वैल्यू आपको बता दी गई है जो कि लॉस इन मैस है, और स्पीड ऑफ लाइट भी आपको गिवन है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे। कैलकुलेट करें जरा इसे अपने कैलकुलेटर पर। तो आंसर आएगा 7.9 × 10⁻³ जॉल। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यूज देखें, द डायग्राम शोज अ कर्व ट्रैक, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन शोन, at which point does the ball have the maximum gravitational potential energy? अब gravitational potential energy related होती है हाइट से। तो C पॉइंट पर अगर हम 0 हाइट कंसीडर करें तो जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा हाइट होगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, अगर C पॉइंट से हम रेफरेंस बनाकर हाइट को मेजर करते हैं। तो अब देखें C पॉइंट पर 0 पोटेंशियल एनर्जी, B पॉइंट पर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन इन सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो A है, उसकी हाइट ज्यादा है। तो इट्स मीन कि पोटेंशियल एनर्जी A पॉइंट पर सबसे ज्यादा होगी, तो मैं A पॉइंट को सर्कल करूंगा। यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा खत्म हो गया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं या फिजिक्स को सीखना चाहते हैं इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस को, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। ओके बच्चों, खुदा हाफिज।